गुड मॉर्निंग क्लास। हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। ठीक है, तो अब हम उसके बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला होता है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप इसे समझिए, जैसे हमने यहाँ पर दो एटम्स के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बनाया था। मान लो लेट इट बी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, और लेट इट बी सेकेंड एटम ऑफ हाइड्रोजन, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो इनके बीच में क्या बना है? कोवलेंट बॉन्ड बना है। तो इनके बीच में क्या बना है? कोवलेंट बॉन्ड बना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये जो बीच में डिस्टेंस है एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के बीच में, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसे हम कह रहे हैं बॉन्ड लेंथ। एक तरीके से उसके सेंटर से और दूसरे एटम के सेंटर से जितनी दूरी है वो बॉन्ड लेंथ कही जाती है। ठीक है, तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर बहुत क्लोजली बॉन्डेड होंगे, बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, तो पास पास होंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर बॉन्ड वीक होगा तो वो दूर दूर होंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ को हम क्या कह सकते हैं कि हम बॉन्ड लेंथ अगर हमें दो मॉलिक्यूल्स की दे रखी हो, तो हम ये बता सकते हैं विच इज़ स्ट्रांगली बॉन्डेड एंड विच इज़ लेस। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी? थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे, आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या रिश्ता हुआ? अगर किसी के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इतना बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड है हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं। बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल बात, अब जैसे आपको स्ट्रक्चर पता है, कोई भी किसी की स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पर किसकी स्ट्रक्चर दिखा रखी है? यहाँ पर दिखा रखी है वाटर मॉलिक्यूल की। ये ऑक्सीजन है, H2O फॉर्मूला होता है वाटर का। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पर वी शेप बना रखी है, इनवर्स वी कह सकते हो आप, और ये 104.5 डिग्री एंगल है। तो ये जो एंगल है बिटवीन वन बॉन्ड टू सेकेंड बॉन्ड, तो ये जो बीच में एंगल है इसे हम बोल रहे हैं बॉन्ड एंगल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम CO2 लिखते हैं, तो CO2 की शेप कैसी होती है? ऑक्सीजन दोनों साइड होता है, डबल बॉन्डेड होता है कार्बन। तो जो ये एंगल है, ये एंगल कितना होता है? ये एंगल होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। इसका मतलब एक बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड के बीच में कितना एंगल होता है, वो बॉन्ड एंगल कहलाता है। तो बॉन्ड एंगल डिफाइंस द स्ट्रक्चर्स। अब बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी को आप बॉन्ड एनर्जी के नाम से भी जानेंगे। बॉन्ड एनर्जी भी कह सकते हो आप, बॉन्ड एंथैल्पी कह सकते हो, एक ही बात है। अब ये बॉन्ड एंथैल्पी एनर्जी है क्या? जब भी कभी कोई स्ट्रक्चर बनती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो अगर एक मोल बॉन्ड्स जब मेक हुए का मतलब बने हैं, ठीक है ना? तो अगर एक मोल बॉन्ड्स बने हैं, कंस्ट्रक्ट हुए हैं, तो कितनी अमाउंट में एनर्जी लगी, वो क्या कहलाती है? वो बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। तो इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, क्या हो जाएंगे? फॉर्म्ड हो जाएंगे वन मोल ऑफ बॉन्ड्स। तो एनर्जी जो रिलीज होती है उसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। अब हम इन्वर्स भी कर सकते हैं। इन्वर्स क्या करेंगे? अभी तो हमने क्या किया है? बनाया है उनको। अगर मुझे तोड़ना पड़े वही मॉलिक्यूल, वही कंपाउंड तोड़ना पड़े, तो मुझे बदले में उसे उतनी ही एनर्जी देनी भी तो पड़ेगी ना। तो हम दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? दैट इज बॉन्ड एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स। तो इसका मतलब मेकिंग और ब्रेकिंग में जितना एनर्जी चेंज होता है वो बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, तो bond enthalpy is defined as the amount of energy required to break one mole of bonds of a particular type between two atoms in a gaseous state.
एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिएगी वो बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है। आप दूसरी डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिलीज्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसका मतलब लेना और देना बराबर चल रहा है यहाँ पे। जब आप बॉन्ड्स बना रहे हो तो एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ती है, जब हम बॉन्ड तोड़ते हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड एनर्जी है ना, ये भी एक तरीके से हमें बता सकता है कि किसी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है कि कम है। तुम सोच के देखो, तुम 2 दोस्त हो, ठीक है, और तुम्हारी बचपन से दोस्ती है, बचपन से तुम एक दूसरे को जानते हो, बहुत गहरी दोस्ती है तुम्हारे बीच में, और कोई नया बच्चा आके तुम्हारे बीच में फूट डालना चाहता है तो आसानी से टूट जाएगी दोस्ती तुम्हारी? नहीं टूटेगी ना, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड जो है तुम्हारे बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होती है, बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, लार्ज। ठीक है, और वीक बॉन्ड होगा तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, लेस। अब समझ में आ रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बॉन्ड एंथैल्पी से क्या रिश्ता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत 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 ज़्यादा है तो बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसे देनी पड़ेगी ताकि वो बॉन्ड तोड़ा जा सके। ठीक है, इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपको 2 मॉलिक्यूल दे रखे हों और दोनों की एनर्जी में मान लो एक का 200 किलो जूल पर मोल है, एक की 400 किलो जूल पर मोल है, और आपसे पूछा जाए कौन सा ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड था, तो 400 वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड था क्योंकि उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा है। तो बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। ठीक है, अब आते हैं हम 4th पॉइंट पे। 4th पॉइंट है बॉन्ड ऑर्डर। अब ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, जब आपने बॉन्ड्स बनाए किसी एटम के बीच में तो उनकी संख्या जो होती है वो बॉन्ड ऑर्डर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने हाइड्रोजन के केस में ऐसे लिखा तो इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, 1, क्योंकि एक ही बॉन्ड बना है। ऑक्सीजन का जब बनाया तब आपने बनाए थे 2, डबल बॉन्ड बनाया था ना, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने बॉन्ड बने, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हुआ। नाइट्रोजन के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 बॉन्ड ऑर्डर कि 2 एटम्स के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बने हैं, तो वो उसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। ये तो मैंने रफली दिया है। जैसे बेंजीन की अगर बात करेंगे तो बेंजीन में सी और दूसरे जो कार्बन होता है उसके बीच में 1.5 का बॉन्ड ऑर्डर है, तो इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है बॉन्ड ऑर्डर की। होल नंबर के साथ साथ फ्रैक्शन वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। और बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है स्टेबिलिटी पे, कि भाई ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, ज़्यादा स्टेबल है। और अगर आप बॉन्ड एंथैल्पी की बात करेंगे तो ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी एंथैल्पी लगेगी उसे तोड़ने के लिए। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी, तो बदले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उनके बीच में ज़्यादा होगा। तो सब कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, और बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इतना। उसके बाद आते हैं हम कि जैसे यहाँ पे ये बता रखा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स, कि जिन स्पीसीज में आइसो इलेक्ट्रॉनिसिटी होती है, इसका मतलब क्या, आइसो मतलब होता है बेटा सेम, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ठीक है ना। इसका मतलब ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है उनका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या आता है, सेम आता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो फ्लोरीन दिया है यहाँ पे F2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 होते हैं, एक इंटू में हो जाएगा हमारे पास कितना 2, तो कितना आ गया बेटा 18 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन एक दूसरे फ्लोरीन से सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब जो 18 इलेक्ट्रॉन्स वाले मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1 आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, O2 2-, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना है, ऑक्सीजन के पास जो होते हैं बेटा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
2 एटम है तो 16 हो गया, -2 का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो 8 दूनी 16 प्लस में 2 कितना हो गया 18 हो गया। सेम वही कंडीशन आ गई ना, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले केस में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 1 बॉन्ड ऑर्डर ही मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स हों या आयन्स हों, उनके अंदर आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स होता है, सेम होता है। अब बात करते हैं हम रेजोनेंस की। रेजोनेंस क्या होता है बेटा, कई बार हम जैसे लुईस स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाई थी बनानी, किसी किसी की लुईस स्ट्रक्चर जो होती है वो जब हम एक्सपेरिमेंट वाले करके मैच करते हैं तो वो मैच नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रखा है ओजोन का, हमने एक्सपेक्ट किया था कि ओजोन की ये स्ट्रक्चर होती है, माना ये ओजोन की स्ट्रक्चर है, पर एक्चुअल में जब उसको कैलकुलेट किया गया, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकाली गई बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड ऑर्डर की, तो देखो आपके हिसाब से ये बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड ऑर्डर है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी यहाँ पर मोर। ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, ज़्यादा नज़दीक आ गए, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की वैल्यू क्या होगी लेस। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हमारे हिसाब से 2 ऑक्सीजन जो हैं वो ज़्यादा बॉन्ड लेंथ रख रहे हैं और दूसरे टाइप वाले कम रख रहे हैं, है ना। तो एक्सपेरिमेंटली दोनों की वैल्यू अलग अलग आनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, मिला ये कि एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जो तीनों ऑक्सीजन है ना, इन तीनों के पास सेम बॉन्ड ऑर्डर है। जिसका मतलब इस वाली ऑक्सीजन का इसके साथ भी सेम और इस वाली का इस वाली के साथ भी सेम बॉन्ड ऑर्डर है। तो अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये हम रेजोनेंस से ही एक्सप्लेन कर पाते हैं। अब हम रेजोनेंस क्या होता है तरीके से आपको समझाऊं तो, रेजोनेंस एक तरीके से एवरेज स्ट्रक्चर आएगी आपकी किसके बीच में, जो आपकी इमेजिनरी वैल्यूज़, आपने सोचा क्या था वो लिख लो आप पहले। हमने सोचा क्या था ओजोन की स्ट्रक्चर ए। अब देखो हम ये तो कह नहीं सकते कि भाई यही वाला डबल बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन ये सारी की सारी बराबर है, तो ये वाली भी बना सकती है। तो एक बार हमने माना कि ये वाली स्ट्रक्चर है फर्स्ट, दूसरी बार हमने माना कि सेकंड भी कंट्रीब्यूट कर सकती है, क्योंकि ये दोनों ही बराबर हैं तो दोनों कंट्रीब्यूट करेंगी। और कंट्रीब्यूशन के बाद अब देखो क्या हुआ है कि जहाँ यहाँ पर सिंगल था और इस साइड क्या है, इस साइड डबल है, तो अब इनका एवरेज स्ट्रक्चर में आएगा, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगी वो इन दोनों का एवरेज होगी। तो ये जो है ये सारी हमारी इमेजिनरी है, इमेजिनेशन है, ये भी हमारी इमेजिनेशन है, ये भी हमारी इमेजिनेशन है। इसका मतलब एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो जो इमेजिनरी है यहाँ पर ये हमने थ्योरेटिकल सोची है, लेकिन ये दोनों के मिलने से ही ये एग्जिस्ट करेगी जो एक्चुअल में होती है। तो पहले तो जो इमेजिनरी होती है उनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो होती हैं इमेजिनरी होती हैं, ये हम सोचते रहते हैं कि ऐसी पॉसिबल होती हैं स्ट्रक्चर, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और फिर उनका हम एवरेज निकालते हैं तो हमारे पास ये आता है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, और ये होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ इन रियल एग्जिस्टेंस। ये सब क्या थी, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये हमारी इमेजिनेशंस में है हमारी। अब समझो कि हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमने ये वैल्यू निकाली थी, ये स्ट्रक्चर निकाली थी, और उसके बाद हमने माना ये भी हो सकती है। अब सोच के देखो इसके पास 1 था, इसके पास 2 था, तो एवरेज क्या आ गया 1.5 आ गया ना, 1 प्लस में हाफ, और यहाँ पे डबल था, यहाँ पे सिंगल था, तो 2 + 1/2 कितना हो गया 1.5, तो अगेन यहाँ पे क्या हो गया सेम। तो ये दोनों के साथ हुआ है सेम 2 + 1/2, दो यही इसके अंदर, यहाँ पर जहाँ डबल बॉन्ड है दूसरी तरफ क्या है सिंगल है, और जहाँ यहाँ पर डबल है यहाँ पर सिंगल है, इसका मतलब दोनों का एवरेज सेम आएगा, तो ये सेम ही आया है। इसीलिए एक्सपेरिमेंट में जब पाया जाता है तो इन सब का सेम बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर मिलता है। तो अब हमें रीज़न समझ में आ गया है कि एक्चुअल में कौन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एग्जिस्ट कर रही है। तो रेजोनेंस एक तरीके से क्या है, अगर आपने देखने से समझा हो, रेजोनेंस एक फिनोमिना है पहली बात। अब हुआ क्या उसके अंदर, उसमें एटम्स की पोजीशन कहीं चेंज नहीं हुई, ये तीनों एटम्स एक दूसरे पे अब भी यहीं हैं और अब भी यहीं हैं और इस वाले में भी यहीं रहेंगे। इसका मतलब देयर विल नॉट एनी चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम्स, ठीक है। बट व्हाट विल हैपन,
लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर विल कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इसके पास कितने पेयर हैं लोन पेयर के, 3 पेयर्स है, उसमें से एक ने क्या बना लिया, यहाँ पर बॉन्ड बना दिया ना। अब इसके पास कितने रह गए, देखो 4 रह गए हैं। और अब देखो ये जो बॉन्ड था ये बॉन्ड पेयर था और ये अब क्या बन गया, लोन पेयर। तो अब देखो यहाँ पर 4 होंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएंगे, देखो काउंट करके 6 आ रहे हैं। इसका मतलब सिंपल क्या हुआ है कि देयर विल नॉट एनी चेंज इन position of atoms but they are in change in lone pair and bond pair position. So according to concept of resonance, whenever a single Lewis structure cannot describe a molecule accurately, a number of structures with similar energy, position of nuclei, bonding and non-bonding electron pairs of electron are taken as the canonical structures of the hybrid which describe the molecule accurately. हमने ये जो देखा है ये सारी की सारी स्ट्रक्चर ये हमारी क्या है, इमेजिनेशंस में है, ठीक है। हमारी एग्जिस्टेंस कौन कर रही है, हमारी ये जो है ये हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं, ऑलमोस्ट इन सब की एनर्जी सेम होती है। जो यहाँ पर हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड बना है ना, इसकी एनर्जी हमेशा, इस रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी जो होती है हमेशा क्या होगी, लेस होगी। इसका यह मतलब मोर स्टेबल होगा अपनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से। जो ऊपर जो स्ट्रक्चर हमने ये दी थी जो अनरियल है, इनसे ज़्यादा स्टेबल होती है रेजोनेंस हाइब्रिड दे स्ट्रक्चर जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। तो आई थिंक आपको रेजोनेंस समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये कार्बोनेट का जब आयन का हमने स्ट्रक्चर लिखा तो पहले तो हम ये समझते हैं कार्बोनेट आयन क्या होता है, CO3 2-। तो जो कार्बोनेट आयन की हमने लुईस स्ट्रक्चर कोई हमने बनाई, हमने ये बना ली, तो यहाँ पर फिर से वही पाया गया कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी बॉन्ड लेंथ की वो सबकी सेम आ रही थी। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये दोनों क्या हैं, सिंगल है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग आनी चाहिए थी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अब हुआ क्या है, ये हम 3 इमेजिनेशन में समझ रहे हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो आपको दिखाई दे रही हैं ये इमेजिनेशन है, फर्स्ट भी, सेकंड भी एंड थर्ड भी। देखो पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड था, फिर इधर पे डबल बॉन्ड था और फिर इधर पे डबल बॉन्ड था, सबको बराबर बराबर दिया है डबल बॉन्ड का हिस्सा। तो अब जो इनका एवरेज होगा वो इस वाली स्ट्रक्चर में आएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा रखी हो अगर तो हम देख लेते हैं, नहीं दिखा रखी है, शायद नहीं दिखा रखी है, तो हम अपनी स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या रेजोनेंस हाइब्रिड इसका। अब रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा इनका, इन तीनों स्ट्रक्चर से देखो पहली बात तो आपको क्लियर होगी, सी है यहाँ पर ये शेप है, उसके बाद ऑक्सीजन इधर है, ऑक्सीजन इधर है, ऑक्सीजन इधर, इतना कंफर्म है। उसके बाद शुरू होता है कि देखो कुछ करेक्टर इसमें भी बॉन्ड का है, कुछ करेक्टर इसमें भी बॉन्ड का है और कुछ करेक्टर इसमें भी बॉन्ड का है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबके अंदर पार्शियल करेक्टर बॉन्डेड आ रहा है इसमें, और यहाँ पे पूरे के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है 2-। तो ये हो गया हमारा रेजोनेंस। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझाते हैं। उसके बाद कुछ जो रेजोनेंस के बारे में बातें हैं वो एक बार थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। Resonance stabilizes the molecule as the energy of resonance hybrid is less than the energy of any single canonical structure। यहाँ आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसकी एनर्जी एज कंपेरिजन टू सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से कम होती है। रेजोनेंस एवरेजेस द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक एज ए होल, ये तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि डबल है, सिंगल था, फिर हमने क्या किया था 2 + 1/2 कर दिया था ना, सीधा डायरेक्ट एवरेज निकाल दिया था, तो इसीलिए एवरेज करता है ये। कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ मिसकंसेप्शन हैं जो सोचते हैं कि ये एक्चुअल में होता है कि नहीं होता है, तो जैसे कुछ कंसेप्शन है उनको क्लियर करना ज़रूरी है। आपको क्या बातें याद में रखनी है हमेशा रेजोनेंस के लिए, क्या कि द कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, जिनसे हमने रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया जो स्टेबल है, और जो हमने कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाई वो मैंने पहले ही बता दी थी कि ये हमारी सिर्फ सोच है, इमेजिनेशन है, देयर इज़ नो रियल एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब अगला है द मोलिक्यूल्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ए सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन वन कैनोनिकल फॉर्म एंड फॉर द अदर फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन अदर कैनोनिकल फॉर्म।
कई बार ये सोचते होगे तुम कि ये ना एवरेज इसलिए आया कि एक बार इस फॉर्म में रहा, 6 घंटे उस फॉर्म में रहा, 6 घंटे बाद दूसरी में आ गया, 6 घंटे बाद तीसरी में आ गया। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड ही पॉसिबल होती है। उसके बाद ये बोलते हैं कि कोई ये सोचता है कि अगर इनके बीच में इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम भी नहीं होता। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा, एक स्ट्रक्चर मान लो ये स्ट्रक्चर 1 है और ये स्ट्रक्चर 2 है, कभी स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2 में बदल जाती है, कभी स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्चर 1 में बदल जाती है, और एक बार ऐसा होता है कि दोनों का स्टेट बराबर होता है कि स्ट्रक्चर 1 जितनी बार स्ट्रक्चर 2 में बदलती है उतने ही स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्चर 1 में बदल जाते हैं। कहने का मतलब है जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उतना बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है। ये जो होता है ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया उस वक्त। कब? जब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी इसमें पॉसिबल नहीं होता है। रेजोनेंस में फिर एक्चुअल में एग्जिस्ट कौन करता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। कैनोनिकल फॉर्म्स का कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता, उनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्ट करती हैं बाद में नहीं एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर सिर्फ एग्जिस्टेंस है तो सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड का। द मॉलिक्यूल has a single structure which is the resonance hybrid of the canonical form and which cannot be as such be depicted by single Lewis structure। तो वही हम बता रहे थे इतनी देर से कि यहाँ पर रियल एग्जिस्टेंस है अगर किसी चीज़ का तो वो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है, अब आते हैं हम पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स पे। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है उससे पहले आपको कोवलेंट बॉन्ड समझना पड़ेगा। कोवलेंट बॉन्ड था किसके बीच में बेटा? ये हाइड्रोजन था, दूसरा हाइड्रोजन है, उनके बीच में यहाँ पर ये बॉन्ड बना हुआ है। अब ये बॉन्ड का मतलब क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर है ना, दोनों के, दोनों का शेयरिंग है, तो यहाँ पर कोई पोल नहीं बना। तो ये मॉलिक्यूल किस टाइप का हो गया? नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जिसके अंदर कोई पॉजिटिव नेगेटिव पोल नहीं बनता। इनके अंदर कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बनेगा क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। अब बात करते हैं किसी डिसिमिलर एटम वाले मॉलिक्यूल की। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया HCl। अब हमने एक्सपेक्ट क्या किया था कि दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना है, तो जो ये आपको दिखाए मैंने इलेक्ट्रॉन्स ये बिल्कुल मिड में होने चाहिए, दोनों का बराबर हिस्सा था ना, कोवलेंट बॉन्ड में बराबर हिस्सेदारी थी, तो दोनों का होना चाहिए ये, और ये मिड में आना चाहिए। बट एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पर ये आपको ये जो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं ये अब यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो कहाँ चले गए ये इलेक्ट्रॉन? ये क्लोरीन ने अपनी साइड खींच लिए। तो अब आप समझ में आ रहे हो हुआ क्या है? आप कोई चीज़ लेके आए बराबर पैसे लगा के, फॉर एग्जांपल आप अपने बहन या अपने भाई के साथ मिलके इक्वल शेयरिंग करके मान लो एक बहुत बड़ी चॉकलेट लेके आए, ठीक है, और दोनों ने मिलाए थे 20 रुपीज़, ठीक है, 40 रुपीज़ वाली चॉकलेट ले आए। अब होना क्या चाहिए था बेटा? बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए था ना तुमको, क्योंकि बराबर पार्टिसिपेशन भी किया था मनी में। लेकिन हुआ क्या? बड़े वाले ने सारी खाली छोटे वाले को छोटी दे दी। तो ये क्या हुआ? लालच ना। तो यहाँ पर क्लोरीन को लालच है। किन का लालच है? इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। वो लालच को क्या बोलते हैं हम केमिस्ट्री में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसका मतलब जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी दूसरे कम वाले के पास, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो उसकी टेंडेंसी ये रहेगी कि जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी साइड खींच ले। लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं खींच पाता। अगर पूरी तरीके से खींच जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? पूरा नेगेटिव बन जाएगा। तो पूरी तरीके से नहीं खींचा है, थोड़ा खींचता है, तो इसे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव बोलते हैं। अब डेल्टा नेगेटिव का मतलब होता है पार्शियल नेगेटिव करेक्टर। पूरा नहीं लिया इलेक्ट्रॉन उसने, सारे के सारे नहीं लेके गया कहीं पर, लेकिन उसने कोशिश कर रखी है खींचने की पूरी, तो पार्शियल नेगेटिव। और ये जो होता है ये होता है पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो उसके तो इलेक्ट्रॉन उससे दूर चले गए हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर प्लस माइनस बन गया है, तो इसे हम बोल रहे हैं 2 पोल बन गए। अब एक तरीके से मॉलिक्यूल जो ऐसे था वो अब कैसा हो गया? वो अब ऐसे हो गया, एक पॉजिटिव पोल हो गया, एक नेगेटिव हो गया। इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे हम बोल रहे हैं डाइपोल, ठीक है।
तो डाइपोल जो होता है वो एग्जिस्ट करा है कब, जब दो डिसिमिलर एटम्स को बॉन्डेड किया है कोवलेंट बॉन्ड से। तो ये होती है पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस का सेपरेशन हो जाना, ठीक है। अब जो ये पोलैरिटी है इसको हम डाइपोल मोमेंट से मेज़र करते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा? डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। इसका मतलब जितना वो चार्ज है उनके पास प्लस माइनस कितना है और डिस्टेंस कितनी दूरी पर है। जैसे ये आपको डाइपोल था तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है d, और इन दोनों के बीच में चार्ज कितना है q, दोनों के ऊपर चार्ज कितना है q। तो हमारा जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा q इंटू डी। ये जो डाइपोल मोमेंट है ये माइक्रो से दिखाया जाता है। ये जो न्यू दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पर न्यू से दिखाई देता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डिबई। क्या होती है यूनिट? डिबई। तो आपकी जब भी न्यू करके आपकी वैल्यू लिखी हो तो आप समझ जाना वो डाइपोल मोमेंट की है। डाइपोल मोमेंट को ऐसे दिखाएंगे, तो मान लो किसी की वैल्यू 2 है तो ऐसे लिखा होगा न्यू 2 और डी कैपिटल में। तो इसका मतलब क्या है? ये न्यू का मतलब है डाइपोल मोमेंट, 2 उसकी वैल्यू है और डी का मतलब वो उसकी यूनिट है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट हो गया। अब डाइपोल मोमेंट को हम क्या मतलब हमारे लिए क्या यूज़ है इस डाइपोल मोमेंट का? पहले तो आप ये समझो उसको दिखाएंगे कैसे हम डाइपोल को। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने जो एग्जांपल था HCl का लिया था, तो यहाँ पर हम डाइपोल मोमेंट दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींच रहा है, क्लोरीन खींच रहा है ना, तो एरो उसकी साइड आएगा, प्लस उसकी साइड आएगा जो प्लस बनने की कोशिश कर रहा था। तो इसका मतलब हमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी साइड एरो करना है और पीछे की साइड प्लस करना है। तो यहाँ से इस डाइपोल मोमेंट से हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाते हैं। जैसे किसी की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दी हमने इसकी वजह से। फॉर एग्जांपल वाटर को हम ये भी मान सकते थे कि वाटर ऐसे होता है सीधा, तो होगा क्या? होगा ये कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये कैंसिल आउट होना चाहिए इसकी वजह से, ठीक है ना। इसका म्यू क्या आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता, उसकी वैल्यू होती है। और उसकी वैल्यू अगर है तो वो फिर बाद में बताया कि उसकी वैल्यू क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन की लीनियर शेप है ही नहीं, ऑक्सीजन की शेप ऐसी है। तो अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है इधर दे रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है डाइपोल मोमेंट इधर दे रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों का क्या मिल गया? दोनों मिलेंगे ना, मिलेंगे तो एक कुछ वैल्यू आएगी इसकी। वेक्टर पढ़ा है आपने, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो दोनों जुड़ेंगे, एक एंगल से जुड़े हैं, तो ये कुछ वैल्यू तो आएगी इसकी। तो इसकी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकती। और जब वाटर की 0 नहीं हो सकती, कुछ है, तो इसका मतलब वो लीनियर शेप नहीं है, कुछ और शेप है। और वाटर की शेप क्या होती है? वी शेप होती है, ठीक है। अब कुछ मॉलिक्यूल्स की बता दी कि उनकी शेप कैसी है, जैसे बरीलियम F2 की। अब बरीलियम F2 में B से F इस तरीके से जुड़ा होता है। और अब देखो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इधर डाइपोल मोमेंट, और ये भी फ्लोरीन है तो इधर, और दोनों ही बराबर है तो इसकी डाइपोल मोमेंट क्या आनी चाहिए? 0, और इसकी 0 आती है। इससे निश्चित हो गया कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? लीनियर होती है, ठीक है। उसी हिसाब से हम एक और मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो है NH3 और NF3। इनके बीच में क्वेश्चन ज़रूर आता है कि जो अमोनिया का अंदर जो डाइपोल मोमेंट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू NF3। इसका मतलब अमोनिया की डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू NF3 के। तो बताओ क्यों? रीज़न क्या है? देखो दोनों की शेप सेम होती है, दोनों की शेप पिरामिडल है यहाँ पर, लेकिन ये जो नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अमोनिया की बात करते हैं पहले, यहाँ पर नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो डाइपोल मोमेंट का इधर आ रहा है नाइट्रोजन की साइड, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, ये 2 लोन पेयर का लोब दिखाई दे रहा है आपको, ये ऊपर की साइड पॉइंट आउट कर रहा है। तो नेट इफेक्ट क्या आया? देखो ये भी इस साइड जा रहे हैं, ये भी इस साइड जा रहे हैं, तो इनका भी रिजल्टेंट ऊपर की साइड, और ये भी ऊपर की साइड, इसका मतलब स्ट्रॉन्गली ऊपर की साइड आएगा डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट की बहुत अच्छी वैल्यू आएगी। लेकिन इस केस में क्या हुआ है? NF3 के अंदर फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन अपनी साइड खींच रहा है, ठीक है। अब इन तीनों की वजह से एक वैल्यू नीचे की साइड आ रही है, और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक साइड क्या आ रही है? ऊपर की साइड आ रही है। तो अब रस्साकसी का मुकाबला शुरू होगा। यहाँ पर एक टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो नीचे की साइड खींच रही है, ये टीम बेचारी वीक पड़ गई, तो इसका मतलब नेट इफेक्ट आएगा, छोटा आएगा, कम आएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि NF3 की वैल्यू बहुत बहुत कम आती है, किससे? NH3 से, जबकि दोनों की शेप क्या होती है?
सेम होती है। तो इस तरीके से डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी आपको ये डिसाइड करने में मदद करती है कि किसकी क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम, जैसे डाइपोल मोमेंट अगर किसी का हमें पता चल जाए कि डाइपोल मोमेंट हो रहा है, इसके अंदर डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है, तो कितना उसमें आयनिक करेक्टर होगा, कितना उसमें कोवेलेंट करेक्टर होगा। तो इसका एक छोटा सा हमने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि 1.9 डिफरेंस है अगर, तो उसके अंदर 50% आयनिक करेक्टर है और 50% उसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर है। अगर 1.9 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो कम होता है, 1.9 से कम है, इसका मतलब उसे हम कोवेलेंट कहेंगे। लेकिन अगर 1.9 से क्या है, ज़्यादा, अब ज़्यादा होगा तो क्या होगा बेटा, वो अभी उसकी टेंडेंसी तो थी खींचने की, और 1.9 से ज़्यादा इसका मतलब बहुत ज़्यादा है। जैसे मतलब HCl में HCl की जगह पे फ्लोरीन ले HF लिख दूँ, तो HF जो है वो आयनिक होगा, तो इसका मतलब 1.9 से क्या हो गई वैल्यू, ज़्यादा हो गई है, तो वो ये 1.9 से वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो कंपाउंड आयनिक होगा, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना हो गया है कंप्लीट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।